हाँ ऑन कर दिया भाई, ऑन कर दिया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास और एटॉमिक मास डिटर्मिनेशन मेथड्स के बारे में देखा था, और मैंने इक्विवेलेंट मास पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं। अब मैं कुछ और क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप एक क्वेश्चन लिखो। नोट करो। The oxide of an element, the oxide of an element contains, the oxide of an element contains 67.67% of oxygen. The oxide of an element contains 67.67% of oxygen, and the vapor density of its volatile chloride and the vapor density of its volatile chloride and the vapor density of its volatile chloride is 79. Calculate the equivalent weight. Calculate the equivalent weight and the atomic weight. Calculate the equivalent weight and atomic weight of the element. आपको एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट और एटॉमिक वेट डिटरमाइन करना है। इक्विवेलेंट वेट 3.82। सही आंसर है, सही आंसर है, सही आंसर है।
हाँ, इक्विवेलेंट वेट 3.82 है, सही है। एटॉमिक वेट 7.64। ओके, मतलब वैलेंसी 2 है, वैलेंसी 2 बोल रहे हो। चलो देखते हैं। बोल रहा है कि एक एलिमेंट का ऑक्साइड है जिसके अंदर 67.67% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और उसके क्लोराइड की वेपर डेंसिटी 79 गिवन है। तो आप ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड को यूज करके एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। तो अगर आप ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड को देखो, मान लो एलिमेंट है X, तो X प्लस ऑक्सीजन गिव्स X2ON। अगर हम एलिमेंट की वैलेंसी N एज्यूम करते हैं तो ऑक्साइड होगा X2ON। अब देखो बेटा, यहाँ पे गिवन है, अगर हम इस ऑक्साइड का 100 ग्राम ले ले टोटल, तो इसके अंदर ऑक्सीजन का 67.67 ग्राम है। 67.67 ग्राम ऑक्सीजन का है, तो X का हो जाएगा 32.33 ग्राम, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। तो यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ X निकल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ X इज इक्वल टू 32.33, यानी कि वेट ऑफ X मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन 67.67। तो ये सॉल्व करके आता है 3.82। इक्विवेलेंट वेट आता है 3.82। तो हमने ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड को यूज करके इक्विवेलेंट वेट ऑफ X निकाल लिया। अब देखो आगे बोल रहा है कि जो इसका क्लोराइड है, क्लोराइड की वेपर डेंसिटी 79 है। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि वैलेंसी N इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। ये फॉर्मूला हमने वैलेंसी के लिए डिराइव किया था। तो यहां से अगर देखें तो वैलेंसी आ जाएगी बेटा, वैलेंसी N इज इक्वल टू 2 इंटू 79 अपॉन 3.82 प्लस 35.5। तो वैलेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू 79 अपॉन 3.82 प्लस 35.5। तो ये अगर आप देखोगे तो कितना आता है ये 2 तो नहीं आ रहा है, 4.01 आ रहा है। तो अगर ये 4.01 आ रहा है तो एग्जैक्ट वैलेंसी 4 हो जाएगी, और अगर एग्जैक्ट वैलेंसी 4 है तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास इज इक्वल टू 3.82 मल्टीप्लाइड बाय 4। 3.82 मल्टीप्लाइड बाय 4।
15.28 आएगा बेटा एग्जैक्ट एटॉमिक मास। एग्जैक्ट एटॉमिक मास आएगा 15.28। 15.28। एक और क्वेश्चन लिखो। ये सबको सॉल्यूशन समझ में आ गया बेटा? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द ऑक्साइड नहीं, द रिडक्शन ऑफ 1.8 ग्राम, the reduction of 1.8 gram of a metal oxide, the reduction of 1.8 gram of a metal oxide, the reduction of 1.8 gram of a metal oxide required 833 milliliter, required 833 milliliter of hydrogen measured at STP, measured at STP. Determine the equivalent mass of the metal oxide. Determine the equivalent mass of the metal oxide. Determine the equivalent mass of the metal oxide. आपको मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास निकालना है। $24.2 ग्राम। वेरी गुड नमन। ठीक है। 24.2 एग्जैक्ट आंसर। तो बेटा देखो यहाँ पे बोल रहे हैं एक मेटल ऑक्साइड है, मान लो M2ON, एक मेटल ऑक्साइड M2ON हमने कंसीडर किया, इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो यहां से मेटल प्रोड्यूस हो जाता है और H2O प्रोड्यूस होगा, मेटल प्लस H2O। ठीक है, हम इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करना तो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड भी नहीं होती। तो आप देखो यहाँ पे बोल रहा है मेटल ऑक्साइड का 1.8 ग्राम प्रेजेंट है, मेटल ऑक्साइड का 1.8 ग्राम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन जो रिएक्ट कर रहा है इससे, इसका 833 मिलीलीटर एट STP ये गिवन है, 833 मिलीलीटर एट STP गिवन है और हमें
हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट पता है अप्रोक्सीमेटली 1, तो इस मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है बेटा। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को यूज करेंगे, बट हमें यहाँ पे हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है, हाइड्रोजन के वॉल्यूम से हाइड्रोजन का मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास कैसे निकालेंगे? इस तरीके से देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन divided by molecular weight of hydrogen, and this is equal to volume of hydrogen at STP divided by standard molar volume। अगर ये मिलीलीटर में है तो 22,400 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 22,400 स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम होगा। अब देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन 1.8 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ नहीं, मास ऑफ हाइड्रोजन तो हमें निकालना है, मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है बेटा। तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP 833 अपॉन 22,400। तो अब आप यहाँ पे देखो, तो यहां से वेट ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 833 डिवाइडेड बाय 11,200 ग्राम। 833 डिवाइडेड बाय 11,200 ग्राम। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को यूज करेंगे, तो फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, number of gram equivalent of metal oxide is equal to number of gram equivalent of hydrogen. So the number of gram equivalent of hydrogen, weight of hydrogen divided by equivalent weight of hydrogen. तो यहां से आप equivalent weight of metal oxide निकाल लोगे, तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 11,200 डिवाइडेड बाय 833। और ये कौन आ गया भाई? है दीक्षांत, तू तो आग का गोला बन करके आया। तो हाँ मैं देख रहा हूं भाई दीक्षांत। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू 1.8 इंटू 11,200 अपॉन 833। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आ जाता है 24.2। यही आता ना 24.2। इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम। नमन जरा माइक अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलो नमन। सर जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है लास्ट क्लास में, वो भी यूज कर सकते हैं हम? हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, हाँ उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि तो वो उससे इक्वलेंट, उससे हम ग्राम इक्वलेंट को हमने वॉल्यूम के टर्म्स में वहां पे कन्वर्ट कर दिया था ना। यस सर। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 11,200। ठीक है, तो कर सकते यूज। समझ में आ गया बेटा सबको? ये सबको समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखो, ऑन डिजॉल्विंग
On dissolving 2 gram of a metal, on dissolving 2 gram of a metal in sulfuric acid, on dissolving 2 gram of a metal in sulfuric acid, 4.51 gram, 4.51 gram of the metal sulfate was obtained. 4.51 gram of the metal sulfate was obtained. The specific heat of the metal, the specific heat of the metal is 0.057 calorie per gram per degree centigrade. Calorie per gram per degree centigrade. What is the valency? मैं रिपीट कर देता हूं. The specific heat of the metal, the specific heat of the metal is 0.057 calorie per gram per degree centigrade. What is the valency and exact atomic mass? What is the valency and exact atomic mass of the metal? नहीं, आंसर ठीक नहीं है बेटा. ये भी ठीक नहीं है. हाँ अत्रे साहब, सही आंसर.
देखो बेटा, यहां पे बोल रहे हैं कि एक मेटल है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया तो मेटल सल्फेट बन गया, मेटल सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। एग्जैक्ट वैलेंसी 3 बता रहे हो? हाँ, एग्जैक्ट वैलेंसी 3 सही है। तो मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया, मेटल सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। बोला जा रहा है कि मेटल का 2 ग्राम, मेटल का 2 ग्राम को अगर यूज करते हैं तो मेटल सल्फेट का 4.51 ग्राम प्रोड्यूस होता है। 4.51 ग्राम मेटल सल्फेट का प्रोड्यूस होता है। अब मैंने पहले भी आपको बताया था सल्फेट फॉर्मेशन मेथड में कि हाइड्रोजन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ये सारा हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से आया। तो हम यहाँ पे चाहे तो हाइड्रोजन दोनों साइड से हटा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, इसलिए हमने हाइड्रोजन को दोनों साइड से हटा दिया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं मेटल प्लस सल्फेट आयन गिव्स मेटल सल्फेट, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करें तो उससे हमें सल्फेट आयन का जो मास यूज हुआ है वो मिल जाएगा 2.51 ग्राम, और सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट मास 48 होता है बेटा। इक्विवेलेंट मास, हाँ, 114.72 ये एग्जैक्ट आंसर है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट आयन 48, तो हम यहां से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 2 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 2.51, 2 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 2.51। तो बता सकते हो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आता है? हाँ ठीक है, 38.24, 38.24 इक्विवेलेंट मास आ जाता है। और अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास निकालने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट गिवन है, तो ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स मेथड को यूज करेंगे। तो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट 0.057। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा? अप्रोक्सीमेटली बता रहे 112.28, मतलब 112.28 आ जाता है। ठीक है, तो अब हम यहां से इसकी अप्रोक्सीमेट वैलेंसी निकाल लेंगे। तो अप्रोक्सीमेट वैलेंसी हो जाएगी 112.28 डिवाइडेड बाय 38.24, तो ये आ जाता है 2.93। वेरी गुड, 2.93 आ जाता है ये। तो एग्जैक्ट वैलेंसी इसको राउंड ऑफ करके निकाल लेंगे बेटा, नियरेस्ट होल नंबर है 3, तो एग्जैक्ट वैलेंसी आ जाएगी 3, और एग्जैक्ट वैलेंसी अगर 3 आ गई तो फिर एग्जैक्ट एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेंगे, और एग्जैक्ट एटॉमिक मास आ जाएगा 38.24 मल्टीप्लाइड बाय एग्जैक्ट वैलेंसी, तो ये 114.72 आ जाता है। ठीक है, 114.72 इज द फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो 1 ग्राम ऑफ द क्लोराइड, 1 ग्राम ऑफ द क्लोराइड, 1 gram of the chloride was found to contain, 1 gram of the chloride was found to contain 0.83
0.835 gram, 0.835 gram of chlorine, 0.835 gram of chlorine. आगे लिखो, its vapor density is 85. Its vapor density is 85. क्लोराइड की वेपर डेंसिटी 85 बता रहे. डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछ रहे हैं तो आप एज्यूम कर लो कि क्लोराइड है XClN. अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है XClN, तो हमें यहाँ पे ये N निकालना है. अगर N पता चल जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा. तो N निकाल करके देखो क्या आता है. ये 4.76 क्या है बेटा आसिमा? वैलेंसी ना, गलत है ये. N is equal to 4. N is equal to 4 ये सही आंसर है. सही है, सही है. तो बेटा यहाँ पे क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड को यूज करके इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे. X plus Cl2 gives XClN. तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर इसका 1 ग्राम है तो इसके अंदर 0.835 ग्राम क्लोरीन का है. तो इसका हो जाएगा बेटा 0.165 ग्राम. X का 0.165 ग्राम होगा और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट होता है 35.5. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ X निकालना है. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ X is equal to 0.165 multiplied by 35.5 divided by 0.835. तो ये कितना आ जाता है? 7 आ जाता है ये. अब देखो, अगर इक्विवेलेंट मास 7 आ गया तो N निकाल लेंगे. N इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी गिवन है यहाँ पे 85 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ X प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन. तो 170 अपॉन 42.5, 170 अपॉन 42.5 ये एग्जैक्टली 4 आ जाता है. 170 अपॉन 42.5 ये एग्जैक्टली 4 आ जाएगा.
तो ये 4 आ गया बेटा। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज XCl4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज XCl4। तो इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे इक्विवेलेंट मास के कंसेप्ट पे बेस्ड पूछे जाते हैं। अब मैं एक कंसेप्ट आपको एटॉमिक मास डिटर्मिनेशन में और बता रहा हूं। लिखो, लॉ ऑफ आइसोमर्फिज्म। लॉ ऑफ आइसोमर्फिज्म। लॉ ऑफ ISOMORPHISM। ISOMORPHISM। आइसोमर्फिज्म। पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं, आइसोमर्फिज्म का क्या मतलब है। देखो, आइसो का मतलब होता है बेटा सेम। आइसो का मतलब होता है सेम। मर्फस MORPHOUS, मर्फस मीन्स होता है फॉर्म और स्ट्रक्चर। मर्फस मीन्स होता है बेटा फॉर्म और स्ट्रक्चर। मतलब आइसोमर्फस सब्सटेंसेस क्या होते हैं? आइसोमर्फस सब्सटेंसेस उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिनका क्रिस्टल जो नेचर में मिलता है उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो एक जैसा होता है। सेम फॉर्म ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर को वो एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो आप पहले आइसोमर्फस सब्सटेंसेस के बारे में समझो, उसके बाद फिर आपको ये लॉ समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखो आइसोमर्फस सब्सटेंसेस। आइसोमर्फस सब्सटेंसेस। आइसोमर्फस सब्सटेंसेस। लिखो, कंपाउंड्स having identical crystal structure. Compounds having identical crystal structure and identical chemical composition. Compounds having identical crystal structure and identical chemical composition. Where they differ in terms of only one element. Where they differ in terms of only one element. Where they differ in terms of only one element are called isomorphous substances. Are called isomorphous substances. आइसोमर्फस सब्सटेंसेस के बारे में एक बात और इंपॉर्टेंट है कि इनका जो क्रिस्टल है वो इनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जैसे मान लो कि एक सब्सटेंस का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर उसके अंदर दूसरा आइसोमर्फस सब्सटेंस को ऐड कर दिया जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, पहले वाले का क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है। अगर हम एक आइसोमर्फस सब्सटेंस के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में दूसरा आइसोमर्फस सब्सटेंस ऐड कर दे तो क्या होगा, पहले वाले का क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, when in saturated solution, when in saturated solution, when in saturated solution of one isomorphous substance, another isomorphous substance is added, then its crystallization takes place. ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आइसोमॉर्फस सब्सटेंस की। बोल रहा है कि अगर एक आइसोमॉर्फस सब्सटेंस के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में दूसरा आइसोमॉर्फस सब्सटेंस को अगर हम ऐड करें तो पहले वाले का क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आइसोमॉर्फस सब्सटेंस की। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे देखो, अगर हम कंसीडर करते हैं ग्रीन विट्रियोल को, ग्रीन विट्रियोल होता है बेटा FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O। इस कंपाउंड को, हाँ ठीक है, वैसे मेरा वाला फॉर्मूला नमन ज्यादा अच्छा लग रहा था, तुम्हें टाइप करने की जरूरत नहीं थी। तो ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O को बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से व्हाइट विट्रियोल होता है बेटा, व्हाइट विट्रियोल होता है ZnSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O, इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल। दे आर आइसोमॉर्फस, ग्रीन विट्रियोल एंड व्हाइट विट्रियोल आर आइसोमॉर्फस। अब जरा आप दोनों का फॉर्मूला को क्लोजली ऑब्जर्व करो। तो अगर आप फॉर्मूला को यहां पे ऑब्जर्व करते हो तो आप देखो SO4 7H2O यहां भी है, SO4 7H2O यहां भी है। सिर्फ आप देखो दोनों में एक एलिमेंट डिफर कर रहा है, दोनों में एक एलिमेंट डिफर कर रहा है। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट सेम है, सेम नंबर में प्रेजेंट है, सिमिलरली अरेंज्ड है। ठीक है, क्या देख रहे हैं आप, एक एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट सेम है, सेम नंबर में प्रेजेंट है, सिमिलरली अरेंज्ड है। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस की। बट ऐसा नहीं कि इस तरीके के फॉर्मूला वाला हर कंपाउंड आइसोमॉर्फस ही होगा, उसके साथ एक कंडीशन और जुड़ी हुई है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होना चाहिए। सिर्फ ये केमिकल कंपोजिशन में ऐसी सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी दोनों का आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी आप उनको आइसोमॉर्फस सब्सटेंस बोल पाओगे। ठीक है, तो ग्रीन विट्रियोल एंड व्हाइट विट्रियोल आर आइसोमॉर्फस। इसी तरीके से देखो, पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O। पोटास एलम को हिंदी में बोलते हैं फिटकरी, ये फिटकरी है भाई। ठीक है, फिटकरी का ये केमिकल फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O। ठीक है,
देखो जरूरी नहीं है कि सारे विट्रियोल आइसोमर्फस हो। एक विट्रियोल होता है ब्लू विट्रियोल, मालूम है? विट्रियोल को हिंदी में बोलते हैं थोथा। विट्रियोल को क्या बोलते हैं? विट्रियोल को बोलते हैं थोथा, ठीक है? तो इसको बोलेंगे हरा थोथा, ग्रीन विट्रियोल। और ये क्या है? व्हाइट विट्रियोल, ये सफेद थोथा है। ऐसे एक और थोथा होता है नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल। तो ब्लू विट्रियोल बोलते हैं CuSO4.5H2O को। अब देखो क्या ये आइसोमर्फस है इनके साथ? अरे क्या ज्ञान दे रहा है भाई तू? अरे थोथा होता है थोथा, टोटा नहीं है ये। THOTHA। अब इसके हिंदी भी इंग्लिश में बतानी पड़ेगी। थ पे ओ की मात्रा लगाओ, फिर थ लिखो, उस पे आ की मात्रा लगाओ, थोथा। तो ब्लू विट्रियोल किसको बोलते हैं? CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O इज कॉल्ड ब्लू विट्रियोल। अब जरा बताओ क्या ये आइसोमर्फस है इन दोनों के साथ? हाँ भाई मिश्रा जी, अक्षत मिश्रा जी बताओ, आइसोमर्फस है क्या ये? नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सारे विट्रियोल जो है वो आइसोमर्फस होते हैं। तो ये कंपाउंड है बेटा पोटास एलम। ऐसे एक और कंपाउंड होता है क्रोम एलम। क्रोम एलम फॉर्मूला है देखो, K2SO4 डॉट Cr2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। जरा दोनों का फॉर्मूला देखो। तो अगर आप दोनों का फॉर्मूला को देखो तो कहां पे डिफरेंस दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है डिफरेंस। सिर्फ ये डिफर कर रहा है, बाकी सब क्या है बेटा? बाकी सब सेम है। बाकी सारे एलिमेंट सेम है, सेम नंबर में प्रेजेंट है, सिमिलरली अरेंज्ड है। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट सेम है, सेम नंबर में प्रेजेंट है, सिमिलरली अरेंज्ड है। दे आर आइसोमर्फस सब्सटेंसेस। तो K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O और K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, ये दोनों क्या है? दे आर आइसोमर्फस। सेकंड वाले का नेम है बेटा क्रोम एलम। क्रोम एलम CHROME एलम। इसी तरीके से देखो, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, ये आइसोमर्फस है बेटा। KCl एंड NaCl आर आइसोमर्फस। हाँ, क्रिस्टल फॉर्म सेम है अभी, बट क्रिस्टल फॉर्म के बारे में अभी आपको पता नहीं है, बट मुझे पता है, मैं उसी के बेसिस पे ये फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। KCl एंड NaCl, इन दोनों में अगर आप देखो, क्लोरीन दोनों में सेम है, डिफर क्या कर रहा है? इसमें पोटेशियम है, इसमें सोडियम है। तो ये
ये बेटा आइसोमर्फस है, और आइसोमर्फस इसलिए है क्योंकि इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसा है। बाकी जो दूसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, केमिकल कंपोजिशन आइडेंटिकल है, एक एलिमेंट डिफर कर रहा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, इसलिए ये आइसोमर्फस है। बट यहां पे एक बात और समझना, KCl एंड CaCl दे आर नॉट आइसोमर्फस। लिख लेना नोट में, पोटेशियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड are not isomorphous. Potassium chloride and cesium chloride are not isomorphous because they have different crystal structure. They have different crystal structure. ये आइसोमर्फस नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जबकि ये दोनों आइसोमर्फस है। क्यों आइसोमर्फस है? क्योंकि इनका सिर्फ केमिकल कंपोजिशन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, बल्कि इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी आइडेंटिकल होता है। इसका मतलब है कि आइसोमर्फस सब्सटेंस कौन होगा कौन नहीं होगा, इस बात को डिसाइड करने के लिए आपको केमिकल कंपोजिशन के साथ साथ जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका भी पता होना चाहिए। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका कैसा होगा ये आपको अभी 11th में नहीं पता चल पाएगा, ये 12th में सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इसका डिस्कशन आता है। ठीक है, अभी जितने एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं बस वही एग्जाम्पल आप क्रैम कर लो। अब देखो बेटा, ये लॉ ऑफ आइसोमर्फिज्म क्या है? लॉ ऑफ आइसोमर्फिज्म आप नोट करो। लॉ ऑफ आइसोमर्फिज्म, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट लिखो, वैलेंसी ऑफ डिफरिंग एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ डिफरिंग एलिमेंट। डिफरिंग एलिमेंट का मतलब क्या? जो एलिमेंट डिफर कर रहा है। वैलेंसी ऑफ डिफरिंग एलिमेंट प्रेजेंट इन आइसोमर्फस कंपाउंड्स, प्रेजेंट इन आइसोमर्फस कंपाउंड्स are always equal, are always equal। तो बोल रहे हैं जो आइसोमर्फस कंपाउंड में एलिमेंट डिफर करता है उसकी वैलेंसी हमेशा सेम होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने पोटास एलम और क्रोम एलम का एग्जांपल बताया, तो वहां पे डिफर क्या कर रहा था? एक में एल्युमिनियम था और दूसरे में क्रोमियम था। तो जो वैलेंसी एल्युमिनियम की रही होगी पोटास एलम में, वही वैलेंसी क्रोमियम की रही होगी क्रोम एलम में। ऐसे ही अगर आप देखो ब्लू विट्रियोल, नहीं ग्रीन विट्रियोल एंड व्हाइट विट्रियोल, तो ग्रीन विट्रियोल में जो वैलेंसी आयरन की है, व्हाइट विट्रियोल में वही वैलेंसी जिंक की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आइसोमर्फस सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट वो एलिमेंट जो डिफर कर रहा है उसकी वैलेंसी हमेशा सेम होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अगला पॉइंट लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। लिखो, मास ऑफ डिफरिंग एलिमेंट, मास ऑफ डिफरिंग एलिमेंट, मास ऑफ डिफरिंग एलिमेंट। एक मिनट, इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर से लिखो, कट करो फिर लिखो। लिखो द रेशियो ऑफ masses of differing element, the ratio of masses of
differing element which combines with fixed mass of other elements which combines with fixed mass of other elements which combines with fixed mass of other elements is always equal to the ratio of their atomic masses is always equal to the ratio of their atomic masses. तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, जैसे आप इसको इस तरीके से, पोटासियम और क्रोमियम का केस को अगर हम लें तो हम ये बोल सकते हैं मास ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्रोमियम, mass of aluminum divided by mass of chromium, which combines with fixed mass of other elements is equal to the atomic mass of aluminum divided by atomic mass of chromium. मैं बोल देता हूं, बोर्ड क्लियर नहीं है तो क्या लिखा हुआ है वो आप ऑडियो के थ्रू समझो। लिखा हुआ यहाँ पे मास ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्रोमियम, ठीक है। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, which combines with fixed mass of other elements, which combines with fixed mass of other elements is equal to, यहाँ पे इक्वल वाला साइन है, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम न्यूमरेटर में, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम, और डिनोमिनेटर में है बेटा एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनको हम लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में कंसीडर करते हैं और इसी के बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अब जरा आप एक क्वेश्चन लिखो, लिखो Cu2s and M2s are isomorphous. Cu2s and M2s are isomorphous. अगर लिखो the percentage of sulfur in Cu2s is 20.14, and in M2s is 12.94, and in M2s is 12.94. If atomic weight of copper is 63.6, then calculate atomic weight of M. तो M का एटॉमिक वेट निकालना है।
नमन, आंसर गलत है। वन 107.68। अप्रॉक्स बोल दिया है तो फिर तो ठीक है। हाँ 108, 108 सही आंसर है। देखो बेटा यहाँ पे बोल रहे हैं Cu2s, Cu2s है। Cu2s के अंदर कॉपर, ये Cu2s के अंदर परसेंटेज ऑफ सल्फर ये गिवन है 20.14, 20.14। और M2S में परसेंटेज ऑफ सल्फर गिवन है बेटा 12.94। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.6 गिवन है और एटॉमिक मास ऑफ मेटल निकालना है। अब देखो आपको यहां पे करना क्या होगा, आप यहां पे सल्फाइड मेटल एंड सल्फर, ये परसेंटेज। तो सल्फाइड हमने लिया है Cu2s, उसके अंदर मेटल कितना है 79.86। अगर 100 ग्राम लिया है कॉपर सल्फाइड का तो 79.86 ग्राम जो है वो मेटल का होगा और 20.14 ग्राम बेटा सल्फर का होगा। जबकि जो दूसरा सल्फाइड है M2S, अगर इसको कंसीडर करें तो इसके अंदर 12.94 ग्राम 100 ग्राम में 12.94 ग्राम सल्फर का होगा और 87.06 ग्राम मेटल का होगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो एलिमेंट कॉमन है दोनों में उसका मास को फिक्स करना पड़ेगा। जो कॉमन एलिमेंट है उसका मास को फिक्स करना पड़ेगा बेटा। तो यहां आप देख रहे हो कि सल्फर का मास दोनों में डिफर कर रहा है।
हमें सल्फर का मास को फिक्स करना है। कैसे फिक्स करेंगे? पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बहुत किया है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके 20.14 ग्राम से इसका 79.86 ग्राम रिएक्ट करता है, तो इसके 1 ग्राम से इसका कितना रिएक्ट करेगा? 79.86 डिवाइडेड बाय 20.14 ग्राम। इसी तरीके से देखो, इसके 12.94 ग्राम से इसका 87.06 ग्राम रिएक्ट करता है, तो इसके 1 ग्राम से इसका 87.06 अपॉन 12.94 ग्राम रिएक्ट करेगा। अब आप इस डेटा को देखो, इन दोनों में हमने क्या किया? सल्फर का अमाउंट को फिक्स कर दिया। सल्फर का अमाउंट अब दोनों में फिक्स हो गया, और उस फिक्स्ड अमाउंट से इसमें जो कॉपर का अमाउंट रिएक्ट कर रहा है और यहां पे जो मेटल का अमाउंट रिएक्ट कर रहा है, उसका मास रेशियो इनके एटॉमिक मास रेशियो के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको मास ऑफ कॉपर 79.86 अपॉन 20.14 डिवाइडेड बाय मास ऑफ मेटल, डिवाइडेड बाय मास ऑफ मेटल, तो ये आ जाएगा बेटा 12.94 अपॉन 87.06। हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा, तो 79.86 अपॉन 20.14 इंटू 12.94 अपॉन 87.06 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ मेटल। तो यहां से एटॉमिक मास ऑफ मेटल आ जाएगा 20.14 इंटू 87.06 मल्टीप्लाइड बाय 63.6 अपॉन 79.86 इंटू 12.94। ये सॉल्व करके आ जाता है 108 के अप्रॉक्स, ये 108 के अप्रॉक्स आ जाता है। हाँ ठीक है। मेथड समझ में आ गया बेटा कि सॉल्व कैसे करना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समझ में आ गया? बस ठीक है। तो मैंने इक्विवेलेंट मास और एटॉमिक मास डिटर्मिनेशन मेथड्स को डिस्कस कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, जो इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट भी है, कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स। कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स। कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स। ये भी काफी प्रोडक्टिव पार्ट है इस चैप्टर का। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, और बहुत सारी कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स हैं, तो लोग जो है कंफ्यूजन भी लोगों को होता है यहाँ पे। बट अगर ढंग से अगर आप सिस्टमेटिकली समझ करके एक एक बात को चलो, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स है क्या और कहां पे इनको यूज करते हैं। तो आप नोट कर लो, लिखो those units which are used, those units which are used to determine, those units which are used to determine the composition of solution,
those units which are used to determine the composition of solution are called concentration measurement units. Are called concentration measurement units. तो बात आती है सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूं जब मिक्सचर को डिस्कस कर रहा था. तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट से मिलके बना होता है. ठीक है, जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है और जिसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म है थ्रू आउट. तो आप नोट कर लो सॉल्यूशन की डेफिनेशन. होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous mixture of 2 or more than 2 non-reacting components. Homogeneous mixture of 2 or more than 2 non-reacting components having uniform properties, throughout, having uniform properties throughout, and which constitute single phase, PHASE, single phase is called solution. फेज क्या है? फेज के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं. ठीक है, फेज और फिजिकल स्टेट में क्या डिफरेंस होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर है जो 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट से बना होता है और ये हमेशा सिंगल फेज कॉन्स्टिट्यूट करता है और यहाँ पे इसका जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है. अब देखो बात आती है सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं. लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन. वैसे तो सॉल्यूशन का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग +2 में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में करेंगे और ये जो कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा बेटा. ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होगा +2 में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर. ठीक है, तो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन क्या है तो आप नोट कर लो. लिखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट इन्वॉल्व, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट इन्वॉल्व solution are classified on the basis of number of component involved. Solution are classified as follows. Solution are classified as follows. तो number of component एक टेबल आपको बनानी है. number of component और दूसरा कॉलम होगा बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूशन. टाइप ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन. अब देखो अगर देखो सॉल्यूशन है तो कम से कम 2 कंपोनेंट तो होने ही चाहिए क्योंकि ये मिक्सचर है. तो मिक्सचर एक कंपोनेंट का मिक्सचर नहीं हो सकता. एक कंपोनेंट है तब तो वो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा. ठीक है, हम मिक्सचर का फॉर्म की बात कर रहे हैं इससे कम से कम 2 कंपोनेंट होंगे इसके अंदर. तो नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर 2 है तो जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन. अगर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है बेटा तो सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन.
अगर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर 4 कंपोनेंट प्रेजेंट है, 4 कंपोनेंट अगर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। QUATERNARY, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। अगर 5 कंपोनेंट है बेटा, अगर 5 कंपोनेंट से सॉल्यूशन बना है तो इसको बोलते हैं क्विंकर्नरी सॉल्यूशन, QUINCK, QUINCK, क्विंकर्नरी, क्विंकर्नरी सॉल्यूशन। ERNARY, QUINCKERNARY, क्विंकर्नरी सॉल्यूशन। ये देखो यहां पे ये जो टर्म यूज हो रहा है, बाई, टर, क्वार्टर, क्विंक। बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब 2, टर 3, क्वार्टर 4, क्विंक 5। ऐसा हम यहां पे एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम को नंबर के लिए हम यूज करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में भले ही ये सारे क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की एनालिसिस है। आपको सिर्फ कौन से सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। यहां पे जो हम कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट की भी बात करेंगे तो किसके लिए बात करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ही हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब आप लिख लो बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन लिखो, इसका डिटेल लिखो। सॉल्यूशन हैविंग 2 components, solution having 2 components are called binary solution. Solution having 2 components are called binary solution. आगे लिखो, components of binary solution, components of binary solution, components of binary solution are called solute and solvent. Components of binary solution are called solute and solvent. ठीक है, तो अब जरा देखो solute किसको बोलते हैं और solvent किसको बोलते हैं? solute, आपने पढ़ा हुआ है सल्यूट के बारे में, आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा था। तो सल्यूट जो है, सल्यूट आपको पता है कि सल्यूट उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो कम अमाउंट में होता है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको सल्यूट बोलते हैं। लगभग इस लेवल पे भी यही बात की जाती है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और लग जाती है, और वो कंडीशन सल्यूट पे नहीं लगती बल्कि वो कंडीशन सॉल्वेंट पे लगती है। ठीक है, तो जरा आप दोनों के डिफिनेशन लिखो। लिखो सल्यूट के बारे में, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is generally present in small amount। अब देखो मैंने जनरली लिखवा दिया, component of solution which is generally present in small amount and whose physical state may be similar
similar as well as dissimilar, may be similar as well as dissimilar. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. Component of solution which is generally present in a small amount and whose physical state may be similar as well as dissimilar from that of phase of solution, from that of phase of solution is called solute. फेज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन कैसा अपीयर हो रहा है, वो उसका फेज होता है. अगर सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में अपीयर हो रहा है तो उसको सॉलिड फेज बोलेंगे. अगर सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में अपीयर हो रहा है तो उसको लिक्विड फेज बोलेंगे. और अगर सॉल्यूशन गैसियस फॉर्म में अपीयर हो रहा है तो उसको गैसियस फेज बोलेंगे. ठीक है. तो बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट है वो सॉल्यूशन के फेज जैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. मतलब लिक्विड फेज में अगर सॉल्यूशन है तो जरूरी नहीं है कि उसका सॉल्यूट भी लिक्विड हो. जो सॉल्यूशन लिक्विड फेज में प्रेजेंट है उसका सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फिजिकल स्टेट को एक्वायर कर सकते हैं. ठीक है. तो सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन का फेज ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं. नॉर्मली हम सॉल्यूट उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है. ठीक है बेटा. अब आप नोट करो सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्वेंट की डेफिनेशन लिखो. कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, component of solution which is generally present in large amount, component of solution which is generally present in large amount, component of solution which is generally present in large amount and component of solution which is generally present in large amount and whose physical state must be similar, and whose physical state must be similar, and whose physical state must be similar as that of phase of solution, as that of phase of solution is called solvent. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सॉल्वेंट हम सिर्फ उस कंपोनेंट को नहीं बोलेंगे जो लार्ज अमाउंट में है, बल्कि सॉल्वेंट हमेशा उस कंपोनेंट को बोला जाएगा जिसका फिजिकल स्टेट हमेशा सॉल्यूशन के फेज जैसा है. अगर सॉल्यूशन लिक्विड फेज में है तो सॉल्वेंट मस्ट बी लिक्विड. अगर सॉल्यूशन सॉलिड फेज में है देन सॉल्वेंट मस्ट बी सॉलिड. अगर सॉल्यूशन गैसियस फेज में प्रेजेंट है देन सॉल्वेंट मस्ट बी गैस. समझ में आया कि नहीं? तो सॉल्वेंट के लिए ये जो अपीयरेंस वाली कंडीशन जो लगा दी गई ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है. इसी वजह से मैं बोलता हूं कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट हमेशा उस कंपोनेंट को नहीं बोला जा सकता जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है. कई बार ऐसा होता है कि जो कंपोनेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कंपोनेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन भी उसी के जैसा अपीयर होता है. जबकि जो ज्यादा अमाउंट में कंपोनेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूशन उसके जैसा अपीयर नहीं होता. ठीक है. तो इस वजह से जब हम सॉल्वेंट को डिफाइन कर रहे हैं तो सॉल्वेंट को डिफाइन करते हुए ये अपीयरेंस वाली कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन कंपेयर टू अमाउंट वाली कंडीशन. वैसे ज्यादातर केसेस में यही होगा कि
अमाउंट वाली कंडीशन और अपीयरेंस वाली कंडीशन दोनों एक साथ सेटिस्फाई कर रही होंगी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे अमाउंट वाली कंडीशन और अपीयरेंस वाली कंडीशन कंट्राडिक्ट कर रही होगी। तो जहां पे कंट्राडिक्शन आएगा वहां पे अपीयरेंस के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सोल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। ये बात समझ में आई बेटा सबको? अगर 50-50% अमाउंट दोनों का है बेटा, तो फिर क्या करेंगे? अपीयरेंस के हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आपने हो सकता हो सुना भी हो, एक्टिवेटेड चारकोल का नाम सुना है? चारकोल, चारकोल, हाँ, चारकोल जो है ना, ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है गैसेस के लिए। कई बार ये लिक्विड्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है फॉर गैसेस। अब देखो, चारकोल जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में अगर हम उसको कंसीडर करें, मतलब है वो सॉलिड, बेसिकली वो कार्बन का एमरफस फॉर्म है। कार्बन, बेसिकली कार्बन को अगर देखें ना, तो कार्बन के दो फॉर्म ऑब्जर्व होते हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कार्बन का और दूसरा कार्बन का एमरफस फॉर्म होता है। सॉलिड्स की बात करें ना, तो दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एमरफस सॉलिड होता है। तो जैसे आपने कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्यूलेरीन, आपने 10th में पढ़ा इनके बारे में। तो डायमंड, ग्रेफाइट और फ्यूलेरीन ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, और ये तीनों एलोट्रॉप जो कार्बन के हैं बेटा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है ऑफ कार्बन। बट चारकोल को अगर कंसीडर करें, कोल को कंसीडर करें, समझ आया कि नहीं? कोल को अगर आप ले लो, चारकोल को कंसीडर कर लो, ये सब क्या है? ये कार्बन के एमरफस फॉर्म। ठीक है? तो कार्बन के एमरफस फॉर्म भी होते हैं और कार्बन के क्रिस्टलाइन फॉर्म भी होते हैं। जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं हमेशा, क्योंकि उनका एक डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो एमरफस फॉर्म होता है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का, तो जो एमरफस फॉर्म होता है उसका अपना कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई रेगुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं होता। तो चारकोल इज एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या है स्पेशलिटी इसकी? ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है गैसेस के लिए। अब चारकोल की जो गैस को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी वो इतनी ज्यादा होती है कि वो जितना उसका खुद का अमाउंट है उससे ज्यादा अमाउंट गैस का वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन गैस को एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो सॉलिड जैसा ही अपीयर होता है। अब वहां पे देखो, चारकोल कम अमाउंट में था, गैस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सोल्यूशन एक बना एब्जॉर्ब होने के बाद। अब वो जो सोल्यूशन हमें मिल रहा है, उस सोल्यूशन में अगर आप देखो तो सोल्यूशन सॉलिड फॉर्म में अपीयर हो रहा है, जबकि उसमें ज्यादा अमाउंट में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है? गैसियस कंपोनेंट। तो इस हिसाब से गैस को क्या होना चाहिए था? सॉल्वेंट। और चारकोल को क्या होना चाहिए था? सोल्यूट। लेकिन वो सोल्यूशन अपीयर कैसा हो रहा है? सॉलिड। तो सॉलिड फॉर्म में सोल्यूशन अपीयर हो रहा है, इसलिए चारकोल सॉल्वेंट हो जाएगा और गैस वहां पे क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? अभी मैंने जो एग्जांपल आपको दिया है वो एग्जांपल क्लियर हो गया? ठीक है? इसलिए जब हम डिफाइन करते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को, तो उसमें सॉल्वेंट के लिए वो जो अपीयरेंस वाली कंडीशन है ना, वो अमाउंट वाली कंडीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसको जरूर वेरीफाई, मतलब वो कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई बेटा सोल्यूट और सॉल्वेंट की, और इसी बेसिस पे
हम बाइनरी सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं, जब बाइनरी सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं तो इसके टोटल 9 क्लासिफिकेशन ऑब्जर्व होते हैं, बट वो सब आगे का डिस्कशन है, मैं अभी नहीं बता रहा हूं। अब मैं कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट पे वापस आ रहा हूं। मैंने बताया कि कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स sir, if amount is less but phase similar to that of solution, if amount is less but phase similar, phase nahi physical state hero, but physical state similar to that of phase of solution, then it is solvent. हाँ हाँ एकदम सही है। अगर अमाउंट कम है बट उसका फिजिकल स्टेट सोल्यूशन के फेज जैसा है, ठीक है, तो हम उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। नहीं नहीं नहीं, अमाउंट मोल में नहीं लेंगे बेटा, वो मास के टर्म्स में ही बात हो रही है। यहाँ पे अमाउंट जो है ना वो मास के टर्म्स में बात की जा रही है। तो कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 टाइप की कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं, लिख लो। कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। concentration measurement units are classified into 2 categories. Concentration measurement units are classified into 2 categories. अब कौन कौन सी 2 कैटेगरी है? नंबर 1 टेम्परेचर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो, अगर आप टेम्परेचर को वेरी करते हो तो टेम्परेचर को वेरी करने पे मास वेरी नहीं करता। आप टेम्परेचर को अगर चेंज करोगे तो सब्सटेंस का मास में कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो उस सब्सटेंस का वॉल्यूम में चेंज आएगा। मास चेंज नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज होगा। इसका मतलब है कि हर वो कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज होगा और वॉल्यूम चेंज होने से वो यूनिट बदल जाएगी, उसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो आप नोट कर लो, लिखो those concentration measurement units, those concentration measurement units, those concentration measurement units which depends upon volume, which is independent from volume, those concentration measurement units which is independent from volume, which is independent from volume are also independent from temperature, are also independent from temperature, are also independent from temperature. अब ये एग्जांपल आप नोट कर लो, यहाँ पे ये सारे यूनिट्स डिस्कस भी होनी है बेटा। नंबर 1 वेट फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन। नंबर 2 मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। नंबर 3 मोलालिटी, MOLALITY, स्पेलिंग देखना,
MOLALITY, मोलैलिटी। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन बाय मास। ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं बेटा जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, और क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती इसलिए ये टेम्परेचर से भी इंडिपेंडेंट होती। ये टेम्परेचर के साथ इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से दूसरा क्लासिफिकेशन आता है टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट का, तो उसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में इसका दूसरा क्लासिफिकेशन और फिर उसके बाद ये एक एक यूनिट का डिटेल को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।